हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 8 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि झांग सियाहो की याददाश्त चली जाती है और वो सुसियाओलुओं के साथ हुआ गांव में होता है, जहां रात को मरे हुओं ने गांव पर हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से हुआ गांव के लोग एक कुएं में छिप जाते हैं। दूसरी ओर मोफैन और उसकी टीम हुआ गांव पहुंचते हैं, जहां मोफान को झांग सियाहो मिलाता है, पर वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है और सू शियाओलुओं के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब आगे गांव में लोग दो भागों में बंटे हुए थे। कुछ लोग जिद्दी थे और किसी भी हालत में गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि गांव छोड़ने से वे जल्द मर जाएंगे और वे कुएं में रहकर कष्ट सहना पसंद करेंगे। दूसरी ओर मुखिया जी सांग और सुशियाओलुओ जैसे लोग उन्हें गांव छोड़ने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि वहां रुकना खतरनाक था। हालांकि गांव छोड़ने को तैयार लोगों की संख्या कम थी। कई लोगों ने कहा कि प्राचीन राजधानी तक पहुंचना आत्मघाती होगा, क्योंकि उन्हें कई रातें बाहर गुजारनी होंगी। सुशियाओलुओ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए, लेकिन यह तय था कि गांव में रहना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता था। केवल लगभग 30 लोग, ज्यादातर युवा, ही गांव छोड़ने के लिए तैयार थे। जयीसांग गांव में अधिकतर लोगों के रुकने से चिंतित था, जबकि सुशियाओलुओ उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिद्दी ग्रामीणों ने उनसे तुरंत प्रस्थान करने का आग्रह किया। अंततः तैयार लोग प्राचीन राजधानी की ओर रवाना हुए। मोफान उलझन में था, क्योंकि गांव में ऐश गार्लिक का प्रभाव था, जिससे मृत लोगों ने उन पर हमला नहीं किया था। गौजी ने गांव को शापित बताते हुए तुरंत निकलने की सलाह दी, लेकिन कुछ लोग कुएं देवता के आशीर्वाद पर भरोसा करते हुए रुक गए। मोफान ने फैसला किया कि वह सुशियाओलुओं के साथ उन लोगों की मदद करेगा जो प्राचीन राजधानी जा रहे थे। इस मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी थीं और मौत का साया हर जगह महसूस हो रहा था। मरे हुए लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मृत्यु की आभा को निगल रहे थे। गांव के लोग दिन में काफी दूरी तय करने में सफल रहे, जिससे वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद एक अजीब घबराहट ने उन्हें घेर लिया और वे कुएं के देवता की सुरक्षा और झांग शियाओहो के दोस्त पर भरोसे को लेकर असमंजस में थे। जीसांग ने मोफान को इलाके का मार्गदर्शन करते हुए भरोसा दिलाया कि वह इस कठिन रास्ते से गांव को सही दिशा में ले जाएगा। रात होने पर गांव के लोग जीसांग, होंगजून और हीलर सु शियाओलुओ के करीब चले गए, जिन पर उन्हें भरोसा था। सु शियाओलुओ के साथ एक ताकतवर युवक भी था, जिसने पहले गांव पर हमला करने वाले मरे हुए लोगों को हराया था। मोफान ने लियूरू को समूह के पीछे रहकर बच्चों की रक्षा करने को कहा। रात में मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं, जिससे सबके मन में डर था। हालांकि ऐश लहसुन और कुएं के देवता की सुरक्षा के कारण मरे हुए लोग उन पर हमला नहीं कर रहे थे। समूह सुरक्षित रूप से 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ने में सफल रहा। गांव वालों ने राहत महसूस की जब उन्होंने देखा कि मरे हुए लोग उन पर हमला नहीं कर रहे थे, जिससे वे अब शांति से चल पा रहे थे। सुशियाओलुओ उलझन में था कि पहले मरे हुए लोगों ने उन पर हमला क्यों किया था, जबकि अब सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। हांगजून ने इसे उत्परिवर्तित मरे हुए प्राणियों का कारण बताया, लेकिन जी सांग ने गांव खाली करने पर जोर दिया। मोफान को लगा कि मुखिया जी सांग कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि वह गांव छोड़ने के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे थे। रात बिना किसी खतरे के बीत गई और सुबह होते ही समूह ने राहत महसूस की। यात्रा जारी रखते हुए शॉर्टी ने मोफान से घटनाओं पर उसका विचार पूछा, लेकिन मोफान खुद उलझन में था। मोफान और शॉर्टी के बीच की बातचीत धीरे धीरे रहस्यमय दिशा में बढ़ती है। शॉर्टी ने मोफान को याद दिलाया कि 2 साल पहले वह एक गुफा में था, जहां उसने एक खतरनाक रक्त जानवर को मारा था। उस समय उसका समूह सनी गोट गांव में रुकने की योजना बना रहा था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक सर्वेक्षण दल मिला जो उसी गांव से निकला था। उस सर्वेक्षण दल ने शॉर्टी के समूह को कुछ आपूर्ति दी थी और कहा था कि गांव में कोई नहीं है, इसलिए उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी।
इसके बाद शॉर्टी का समूह सुरक्षित प्राचीन राजधानी लौट आया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह सर्वेक्षण दल रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। यह सुनकर मोफान चौंक गया। उसे लगा कि शायद सर्वेक्षण दल रास्ते में मरे हुए लोगों का शिकार हो गया होगा। लेकिन शॉर्टी ने एक और अजीब बात साझा की। उसने बताया कि जब से वे यात्रा पर निकले हैं, चीफ जी सांग ने जानबूझकर सभी को सनी गोट गांव की ओर जाने से रोका है। यह बात शॉर्टी को संदिग्ध लगी और उसने मोफान को बताया कि चीफ जी सांग शायद कुछ छिपा रहे हैं। इस दौरान उनकी बातचीत सुन रहे जांग शियाओ हो, जिसने हाल ही में अपनी याददाश्त खोई थी, अचानक घबराहट में कांप उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे किसी भूली हुई बात की झलक मिली हो। मोफान ने झांग शियाओ हो के इस अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया, जो उसे और भी उलझन में डालने वाला था। मोफान को अब एहसास हुआ कि चीफ जी सांग का यह आग्रह कि वे सनीगोट गांव से दूर रहे शायद साधारण सुरक्षा कारणों से नहीं था। उसकी नजरें जी सांग पर जा टिकीं, जो अब भी शांत चित्त होकर गांव के बाकी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा था। मोफान के मन में शंका पैदा हो गई कि जी सांग को सनीगोट गांव से जुड़े किसी रहस्य का पता है, जिसे वह सभी से छिपा रहे हैं। इस अजीब स्थिति और झांग शियाओ हो की रहस्यमय प्रतिक्रिया ने मोफान को गहरी सोच में डाल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस यात्रा के पीछे और कौन से राज छिपे हो सकते हैं। समूह ने यात्रा जारी रखी और दूसरी रात भी सुरक्षित बीत गई। अब वे प्राचीन राजधानी के करीब थे और दिन में वहां पहुंचने की उम्मीद थी। सुबह होते ही हांगजून ने सबको जागने और जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहा। गांव वालों में राहत और खुशी का माहौल था, क्योंकि अब उन्हें सुरक्षा का भरोसा था। रास्ते में शॉर्टी ने मोफान को अपनी शिकारी के रूप में की गई बहादुरी की कहानियां सुनाई, जिस पर मोफान ने अपने अनुभव साझा किए। शॉर्टी ने बताया कि बो सिटी के शरणार्थियों को प्राचीन राजधानी भेजा गया था और वे एक अमीर व्यक्ति मुंबई के लिए काम कर रहे थे, जो जादुई अयस्क बेचता था। मोफान को अपने गृहनगर के लोगों से मिलने की खुशी हुई और उसने सोचा कि प्राचीन राजधानी पहुंचकर वह उनसे जरूर मिलेगा। एक अचानक चीख ने पूरे समूह को डर से भर दिया। शॉर्टी की आवाज अचानक बंद हो गई और मोफन ने देखा कि पीछे से खूनी धुंध उठ रही है। ग्रामीण डर के मारे भागने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई मरा गया है। एक महिला जान बचाने के लिए भागते भागते जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक एक लाश का पंजा बाहर निकला और उसने महिला को चीर दिया। यह दृश्य देखकर सभी की हालत बिगड़ गई। ग्रामीणों के बीच डर और अराजकता फैल गई जब मरे हुए लोग अचानक हमला करने लगे। मोफन ने देखा कि ये मृत लोग, जो रात में ही दिखाई देते थे, जमीन से रेंगते हुए लोगों पर हमला कर रहे थे। शॉर्टी ने चिल्लाकर कहा कि ये पागल मरे लोग दिन के समय लोगों को मार रहे हैं। मोफन ने ग्रामीणों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही घबरा चुके थे और भागने लगे। जब मोफन ने देखा कि ग्रामीण मारे जा रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। जबकि झांग शियाओहो ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक चट्टानी अवरोध बना दिया, जिससे घबराए ग्रामीणों और मरे हुए लोगों के बीच एक सुरक्षा दीवार खड़ी हो गई। इसने ग्रामीणों को कुछ हद तक सुरक्षित किया। स्थिति अचानक बहुत खराब हो गई और सभी लोग अचंभित रह गए जब मरे हुए प्राणी, जो केवल रात में दिखाई देते थे, दिन में हमला करने लगे। मोफन ने स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आधे ग्रामीण मारे जा चुके थे। ग्रामीणों को एक दूसरे के करीब रहकर भागने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झांग शियाओहो ने एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया, जिससे मरे हुए लोग उन पर घात लगाने के लिए ऊंची दीवारों पर चढ़ नहीं पाए। लियूरू ने एक घायल युवक को बचाने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसे सुरक्षा में लाने के लिए दीवारों की ओर कूद गई। उसने 3 ज़ॉम्बियों को नष्ट कर दिया और युवक को उठाने में मदद की। इस स्थिति में गौजी ने युवक की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति बेहद भद्दी हो गई। लियूरू ने जिस युवक की मदद की थी, वह वास्तव में गांव का नहीं था। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, युवक ने एक अजीब मुस्कान के साथ अपने सफेद हड्डियों के हाथ से लियूरू के दिल में वार किया।
लियूरू अविश्वास में थी कि वह युवक एक मरा हुआ प्राणी था जो ज़ॉम्बियों से अलग था। युवक ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन लियूरू ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसका गला पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। युवक ने चौंकते हुए कहा कि उसके हाथ पर खून नहीं था, जबकि उसने लियूरू को नुकसान पहुंचाया था। लियूरू ने उसे धमकी दी और उसके गले को तोड़ दिया, लेकिन युवक की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। लियूरू ने आश्चर्य से देखा कि युवक मरने का नाटक कर रहा था, जिससे वह और भी हैरान रह गई। लियूरू ने युवक मरे हुए के सिर पर हाथ रखकर उसे दुलारने का प्रयास किया, लेकिन युवक डर गया और विनती करने लगा। लियूरू ने दया नहीं दिखाई और अपने ब्लड ट्राइब के सदस्य के पंजे से युवक के मस्तिष्क में घुसकर उसके मरे हुए क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही क्रिस्टल को नष्ट किया गया, युवक पीड़ा में चिल्लाया और उसकी ऊर्जा चुराई जाने लगी, जिससे वह तेजी से एक सूखी लाश में बदल गया। लियूरू ने देखा कि युवक की हालत देखकर वह सोच में पड़ गई कि अब तक सामने आए मरे हुए प्राणी वास्तव में क्या थे। उसने गौजी को पीछे रहने के लिए कहा, लेकिन गौजी बुरी तरह से डर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि लियूरू ने एक ऐसे मरे हुए व्यक्ति के बारे में क्यों कहा जो उसकी गर्दन टूटने के बाद भी नहीं मरा था, और उसे यह सब एक बुरा सपना लग रहा था। मोफन ने अपने दोनों हाथों से बैंगनी बिजली और लाल लपटें उत्पन्न की, जिससे उसने नौकर श्रेणी के मरे हुए लोगों को मारने की क्षमता हासिल की। एक घायल ग्रामीण के पास जाकर मोफन ने उसे सांत्वना दी कि शहर पहुंचने पर हीलर उसका इलाज करेगा। हालांकि ग्रामीण अत्यधिक भयभीत थे और भागते जा रहे थे, जिससे कई मौतें हुईं। मोफन ने अपनी हताशा को एक मरे हुए पर निकालते हुए उसे अपने जादू से नष्ट कर दिया। लियूरू ने 2 ग्रामीणों को बचाकर मोफन के सामने आने के बाद बताया कि बच्चे सुरक्षित हैं। मोफन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सबको एक घेरे में बैठने के लिए कहा। माहौल गंभीर हो गया और कुछ बच्चे रोने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया था। लियूरू ने मोफन को बताया कि उसने एक मरे हुए किशोर का सामना किया था, जिससे मोफन की चिंता बढ़ गई और उसने गांव के मुखिया जी सांग की ओर देखा। मोफन को लगा कि गांव के मुखिया जी सांग कुछ छिपा रहा है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई मरा हुआ व्यक्ति दिन के उजाले में लोगों पर हमला करे। लियूरू ने जांच का सुझाव दिया, लेकिन मोफन ने इसे आवश्यक नहीं समझा और ग्रामीणों को प्राचीन राजधानी भेजने की बात की। हालांकि लियूरू ने यह कहते हुए चिंता जताई कि प्राचीन राजधानी में भेजना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कुछ समय बाद मरे हुए लोगों का हमला थम गया और मोफन ने यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण भाग न जाएं। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, आसमान काला होने लगा। आखिरकार उन्होंने प्राचीन राजधानी की दीवारें देखीं और सुरक्षित रूप से शहर में दाखिल होने के लिए तेजी से बढ़े। शहर के द्वार पर सैन्य वर्दी पहने जादूगरों ने उनकी पहचान की पुष्टि की। गार्ड कैप्टन ने हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक समाचार दिखाया, जिसमें बताया गया था कि जियांची के आसपास के 6 गांवों पर मरे हुए लोगों ने हमला किया था। ये जानकारी सुनकर जी सांग अवाक रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हुआ गांव के अलावा अन्य गांवों पर भी हमला हुआ था। गांव के मुखिया जी सांग की अजीब प्रतिक्रिया देखकर मोफन को उस पर और शक हुआ। मोफन ने कहा कि वे जाएंगे और जी सांग को अपने हालात संभालने के लिए छोड़ दिया। एक महिला ने मोफन की तारीफ की, जबकि सुशियाओलुओ ने उनकी मदद के लिए धन्यवाद किया। मोफन जंग शियाओहो को शिनक्सिया के भेजने का सोच रहा था, लेकिन झांग सुशियाओलुओ के साथ रहने पर अड्डा रहा। अंततः मोफन ने कहा कि वह सेना को सूचित करेगा और झांग को सुशियाओलुओ के पास छोड़ दिया। मोफन ने झांग के प्रशिक्षक फे जियाओ से संपर्क किया, लेकिन वह किसी मिशन पर थे। चिंतित होकर मोफन ने प्राचीन राजधानी में कुछ दिन और रहने का निर्णय लिया। लियूरू ने मोफन का पीछा करते हुए पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। मोफन ने कहा कि वे अपने साथी ग्रामीणों से मिलने जा रहे हैं और उसे विश्वास था कि कुछ शहरों में बो सिटी के लोग होंगे। शॉर्टी के निर्देशों पर चलते हुए
मोफान एक छोटी सी सड़क पर पहुंचा जहां जादू के उपकरण बिक रहे थे। यह सड़क बो सिटी के लोगों द्वारा संचालित थी और यहां सेकंड हैंड जादुई वस्त्र व उपकरण बेचे जा रहे थे, जिनकी कीमतें 500 से 10,000 आरएमबी के बीच थीं। बहुत से लोग यहां खजाने की तलाश में आते थे, क्योंकि कोई भी नया उपकरण उनकी ताकत बढ़ा सकता था। सड़क पर घूमते हुए मोफान ने देखा कि अधिकतर दुकानदार और कर्मचारी बो सिटी से थे और एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। तभी उसे एक पुराना परिचित झाओ कुंसन दिखा, जो गुस्से में दुकान में खरीदे गए सामान पर बड़बड़ा रहा था। मोफान ने उसे पहचान कर आवाज लगाई, लेकिन झाओ कुंसन उसे देखकर डर गया और चौंक कर शांत हो गया। झाओ कुंसन मोफान को देखकर हैरान था, क्योंकि आपदा के बाद उसने मोफान को नहीं देखा था। उसे मोफान के प्रसिद्ध होने और पर्ल इंस्टीट्यूट में अच्छी प्रगति करने की जानकारी थी। अतीत में झाओ कुंसन ने मोफान को महत्व नहीं दिया था, लेकिन उसे पता था कि मुबाई हमेशा उससे मुकाबला करने की सोचता रहता था। मोफान ने मुस्कुराते हुए उससे बातचीत शुरू की, लेकिन उसकी हथेली में बिजली की हल्की चमक थी, जो दिखाती थी कि वह झाओ को सबक सिखाने के लिए तैयार था। दुकान के सहायक ने झाओ को मदद की पेशकश की, लेकिन झाओ ने उसे चुप करवा दिया, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी मोफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मोफान ने बिजली की शक्ति वापस खींच ली और झाओ के कंधे पर हाथ रखकर उसकी स्थिति की प्रशंसा की। झाओ कुंसन ने मजबूरी में मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। झाओ कुंसन असल में मुबाई का गुर्गा था और उसने तुरंत मोफान की वहां उपस्थिति की खबर मुबाई को दी। कुछ ही देर में मुबाई वहां आ गया, जबकि मोफान चाय पी रहा था। मोफान ने उसे ग्रीन टी मैन कहकर मजाक किया। मुबाई अच्छे कपड़े पहने, सवरे बालों और अमीर परिवार के बच्चे जैसा दिख रहा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। बो सिटी की घटना ने उसे शांत और स्थिर बना दिया था। शॉर्टी की बात के अनुसार मुबाई ने यह गली खरीद ली थी और दुकानें सस्ती नहीं थीं। वह व्यापार में माहिर हो गया था और झाओ कुंसन उसके लिए दुकान का प्रबंधन करता था। बो सिटी से पलायन करने वाले अधिकांश लोग मुबाई के लिए काम कर रहे थे, जिससे वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मोफान के ग्रीन टी मैन कहने पर मुबाई को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। लियूरू एक ओर बैठकर दोनों के बीच अजीब रिश्ते को देख रही थी। मुबाई ने पुराने सहपाठी जोमिन को भी बुलाने का प्रस्ताव दिया, जो प्राचीन राजधानी अकादमी में पढ़ रही थी। मोफान जोमिन के वहां होने की खबर सुनकर हैरान था। फिर झाओ कुंसन ने फैटीवांग को भी बुलाने की बात की। सभी ने साथ मिलकर मिलने का निर्णय लिया और मुबाई ने पहले ही जगह बुक कर ली थी। बातचीत के दौरान मोफान ने मुबाई से उसके व्यापार के बारे में पूछा। मुबाई ने बताया कि वह अपने लिए काम कर रहा है, क्योंकि म्यू परिवार उसे और उसके परिवार को नीची नजर से देखता है। मुबाई ने म्यू परिवार से अपनी नाराजगी का जिक्र किया, क्योंकि वे केवल म्यू निंगक्सू जैसी प्रतिभाओं को ही महत्व देते थे। उसकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में बहुत मजबूत है। मोफन ने सिर हिलाया। बो सिटी की आपदा के बाद मोफान, मुबाई, जाओ कुंसन, वांग सानपांग और जो मिंग शानक्सी व्यंजन वाले एक रेस्तरां में पहली बार पुनर्मिलन कर रहे थे। झाओ कुंसन ने मोफान की गर्लफ्रेंड के बारे में छेड़ा और मोफान ने बताया कि लियूरू वापस चली गई थी। बातचीत के दौरान जो मिंग ने मोफान से उसके साधना स्तर के बारे में जानना चाहा। मजाक मस्ती में उसने मोफान की शक्ति की जांच की और पाया कि उसका एक तत्व लेवल 2 नेबुला तक ही है, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। मोफान ने विनम्रता से कहा कि उसके पास कई तत्व हैं, इसलिए उसकी साधना जटिल है। वांग सानपांग ने इस पर चिल्लाकर कहा कि लेवल 2 नेबुला भी काफी ताकतवर है, जिससे सभी में खुशी और दोस्ती का माहौल बना रहा। मुबाई ने जोमिन से उसकी रैंकिंग पूछी, जिस पर उसने बताया कि वह फायरी फिस्ट 9 हॉल्स सीखकर मरे हुए जनरलों से मुकाबला करना चाहती है। प्राचीन राजधानी संस्थान के नियम के अनुसार छात्रों को मरे हुए लोगों को मारकर क्रेडिट मिलते हैं, जिससे उनकी रैंकिंग तय होती है। जोमिन ने बताया कि वह ड्यूटी पर थी, लेकिन मोफान से मिलने आई। उसने कहा कि वह अपने दोस्तों को याद करती है, जिससे सभी भावुक हो गए। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद किया, जब उन्होंने साथ मिलकर जादू का अभ्यास किया
और प्रशिक्षण लिया था। लेकिन अब जादूगर बनने का सफर चुनौतीपूर्ण हो गया था और उन्हें अक्सर जीवन मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ता था। मोफान ने यह भी सोचा कि एक जादूगर की जिंदगी में संघर्ष और जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं, खासकर तब जब आम लोग अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। प्राचीन राजधानी में मोफान और उसके पुराने दोस्तों का मिलन बहुत भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा। जब झाओ कुंसन ने शू जॉटिंग का जिक्र किया तो वांग सानापांग ने मोफान से अपने भाई की मृत्यु का सच पूछा। मोफान ने सभी को बताया कि ब्लैक वेटिकन से लड़ते हुए उसे शू जॉटिंग को मारना पड़ा था ताकि वह दर्द से मुक्त हो सके। यह सुनकर सभी दुखी हुए, लेकिन वांग सानापांग ने इसे स्वीकार कर लिया और ब्लैक वेटिकन के प्रति अपनी घृणा जताई। इस दर्दनाक चर्चा के बाद दोस्तों ने अपना गुस्सा निकालने के लिए राक्षसों से लड़ने और अपनी साधना में सुधार करने का निर्णय लिया। वांग सानपांग ने कराओके के बजाय प्राचीन राजधानी की दीवारों पर जाकर मरे हुओं के खिलाफ लड़ाई करने का प्रस्ताव दिया, जिससे वे देश के लिए योगदान दे सकें। सभी ने सहमति जताई और अपने जादूगर होने के गर्व के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। भोजन समाप्त करने के बाद मोफान और उसके दोस्तों का समूह झो मिंग के पीछे शहर की दीवार के उत्तर पश्चिमी कोने की ओर गया, जहां वह ड्यूटी पर थी। इस क्षेत्र में मरे हुए लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, जो छात्रों के लिए रैंक बढ़ाने और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त था। शहर की दीवार ऊंची और लंबी थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। रात में जादूगरों को दीवारों की रक्षा करते देखा जा सकता था। कभी कभी उनके जादू से चमक उठती जो मरे हुए लोगों को नष्ट कर देती थी। वे एक टॉवर तक पहुंचे जहां पुनः पूर्ति और आराम के लिए सुविधाएं थी। वहां अन्य जादूगर, शिकारी, बैटल मैज और छात्र भी थे। यह स्थान एक छोटे रिले स्टेशन जैसा था, जहां दवाइयां, जादू के उपकरण और लूट का सामान बिक रहा था। जो मिंग उन्हें एक कमरे में ले गई, जहां कुछ लोग बैठे थे जो उनके स्कूल के प्रतीक वाले बैज पहने हुए थे। अलग अलग स्कूलों के छात्र अपने प्रतीक और रंगों के आधार पर पहचाने जाते थे और बैज पर धारियां उनके जादूगर स्तर का प्रतिनिधित्व करती थीं। जो मिंग अपने बैज के साथ हमेशा स्कूल की पहचान बनाए रखती थी, जिससे उसकी इंटरमीडिएट फायर मैजिशियन की स्थिति स्पष्ट होती थी। उसने मोफान के बैज न पहनने पर ध्यान दिया और सोचा कि शहर में हर जादूगर का बैज पहनना एक नियम जैसा है। जब वे टॉवर पर पहुंचे तो एक अभिमानी युवक जियांगली ने मोफान और बाकी दोस्तों को बिना बैज के देखकर ताना मारा और उन्हें जाने को कहा। जो मिंग ने समझाया कि वे सभी जादूगर हैं और उसकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन जियांगली ने नियमों का पालन करने के लिए बैज पहनने पर जोर दिया। झाओ, कुंसन और वांग सानपांग ने अपने बेसिक जादूगर बैज लगाए, जिससे उन्हें जियांगली की आलोचना का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि बाहरी दीवारों पर केवल इंटरमीडिएट जादूगरों की जरूरत है और उन्हें मरे हुए लोगों के सामने भोजन बनने से बचने की सलाह दी। मुबाई ने उन्हें बैकअप की भूमिका निभाने को कहा ताकि वे असहज महसूस न करें। जियांगली ने फिर मोफान को बैज न पहनने पर भला बुरा कहा, ये जताते हुए कि बाहरी दीवारें खेलने की जगह नहीं हैं। जब जियांगली ने मोफान पर बिना बैज के आने का ताना मारा तो जो मिंग ने उसे रोकने की कोशिश की और माफी मांगी। मोफान ने बिना हड़बड़ाए अपनी जेब से एक बैज निकाला, जो कि द्वितीय स्तर का शैडो एलिमेंट बैज था। यह देखकर एक अन्य छात्र ने मोफान को सराहा, जबकि जियांगली ने इसे हल्के में लिया, यह कहते हुए कि पर्ल इंस्टीट्यूट का स्तर इतना ही है। वांग सानपांग ने मोफान से उसके अन्य तत्वों के बारे में पूछा, जिस पर मोफान ने कहा कि वे उससे भी अधिक उच्च स्तर पर हैं। वांग सानपांग हैरान हो गया और मजाक में बोला कि मोफान असली ताकत दिखाकर जियांगली को सबक सिखा सकता है। मोफान ने हंसते हुए कहा कि उसने बस लापरवाही से एक बैच चुना था। तो इसी के साथ सीजन 8 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।